जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम BHIC 134 जिसमें हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं। टाइम पीरियड है 1707 से 1950 के बीच का इतिहास, भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं BHIC 134 में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपका एग्जाम नज़दीक आ गया, जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आपको जो है अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन आप लोग का करवा दे, ताकि इसी में से आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है हम बता चुके हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा 18वीं सदी सार्वभौमिक पतन की शताब्दी थी। टिप्पणी कीजिए। भारत के संदर्भ में जो है 18वीं सदी जो है सार्वभौमिक पतन की शताब्दी थी, इस पर टिप्पणी करना है। दूसरा है सिख राज्य की प्रकृति की विवेचना कीजिए कि सिख राज्य अपने किस तरह से गठन हुआ था सिख राज्य का। उसके बाद अंग्रेज से कैसा इसका और मुगल से कैसा इसका संबंध था। पाँचवां है गांधी द्वारा नियोजित सामूहिक लामबंदी के वैचारिक उपकरण और तरीके क्या थे। देखिए, ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार आपको ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में दिखने को मिला है, तो इम्पोर्टेंट है। हम बता रहे हैं, आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, ताकि आपको ये तीनों क्वेश्चन देख के जाते हैं, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ गया तो आप इसे जरूर बना के लिख पाइएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा यह वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है 18वीं सदी जो है सार्वभौमिक पतन की शताब्दी थी। टिप्पणी कीजिए। क्योंकि 18वीं सदी में ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था, जिसके कारण भारत के संदर्भ में जो है 18वीं सदी जो है मुगल साम्राज्य के पतन जो है 18वीं सदी के आसपास में हुआ था। तो ये भारतीय संदर्भ में जो है, भारत के इतिहास के संदर्भ में ये 18वीं सदी जो है सार्वभौमिक पतन की शताब्दी थी। आइए इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना मध्यकालीन भारत का अंत कर आधुनिक भारत की नींव डालती है। इतिहासकारों में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को लेकर विवाद है। मुगल साम्राज्य, जिसे जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 में स्थापित किया था, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय के बाद जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, जिसे 16वीं सदी के उत्तरार्ध में बादशाह अकबर ने उसकी ख्याति की चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। जब अकबर मुगल के बादशाह बने तो मुगल साम्राज्य को पूरा उत्तर से दक्षिण तक फैलाने में इसकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए, अपने अंतिम महान बादशाह औरंगजेब, जिसका टाइम पीरियड है 1658 से 1707, और अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से 1605 ईस्वी तक, इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं, के शासनकाल के बाद तेजी से पतन की ओर बढ़ने लगा। जब औरंगजेब हटे मुगल बादशाह, तब से जो है मुगल साम्राज्य एक पतन की ओर जो है बढ़ने लगा। मुगल साम्राज्य की अवनति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। फर्रुखसियार जैसे के बाद के मुगल शासकों ने इस पतन को रोकने की कोशिश की। फर्रुखसियार भी मुगल पतन को रोकने की कोशिश की, उसके बाद भी जो भी मुगल शासक आए वो भी रोकने की कोशिश की, मगर घटना इतना तेजी से घट रही थी, कोई इसको रोकने में सक्षम नहीं रहा। हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता जिससे प्रतीत हो कि इन बादशाहों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं नहीं निभाई, परंतु घटनाएं इतनी तेजी से घट रही थी कि किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा काबू में कर पाना संभव नहीं था। अन्य विचार तीव्रता से बिखरती संरचना पर साम्राज्य के आर्थिक और जागीरदारी व्यवस्था में आए संकट पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, जिनसे अधिशासन जोखिम में पड़ गया था। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट लेखक सब जो है वह भी मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में अपनी टिप्पणी दिया है। एक लेखक थे इरफान हबीब, जो है
के तर्क इस संबंध में सबसे प्रभावशाली रहे हैं। हबीब का मानना है कि एक और अर्थव्यवस्था के विस्तार की क्षमता स्वयं में बुनियादी तौर पर अपने आप में सीमित थी। मुगल अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति थी कि किसानों से अधिक अधिशेष हथिया लिया जाए। अधिशेष मतलब कर लिया जाए। इसने एक त्रिध्रुवीय त्रिध्रुवीय संघर्ष में जो है कुलीन वर्ग, जमींदार और किसानों के बीच जो है मतभेद को जन्म दिया। यह संघर्ष शीघ्र ही इतना बढ़ गया कि उसे नियंत्रित करना या रोकना असंभव हो गया। सतीश चंद्र के अनुसार साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण राज्य के अधिकारियों की जागीर प्रथा की कुशलता को बनाए रखने की असमर्थता थी, जिसने आपसी गुटबाजी में तीव्र संघर्ष को जन्म दिया। इसी धारा में अतहर अली का मानना है कि जागीरों की अत्यधिक कमी इस पतन का एक बड़ा कारण था। औरंगजेब के दक्षिण अभियानों के परिणामस्वरूप भू-आवंटन के अक्षांशों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे जागीर व्यवस्था चरमरा गई। एक अंग्रेज है, उन्होंने भी मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में अपनी टिप्पणी दी है, जिनका नाम है जॉन रिचर्ड्स द्वारा इसमें विशेष संशोधन किया गया। उनका कहना था कि दक्षिण में बेजागिरी मतलब जागीर के बिना कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उस क्षेत्र में भू आवंटन की कमी नहीं थी। तो पहला देख लिए कि 18वीं सदी जो है सार्वभौमिक मुगल साम्राज्य के पतन का एक दौर था। उसके बारे में टिप्पणी भारतीय इतिहास में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, सिख राज्य की प्रकृति की विवेचना कीजिए। सिख राज्य को किस तरह से संगठित किया गया, उसके बाद अंग्रेज से कैसा उसका संबंध था, उसके बाद मुगल से कैसा संबंध था। इन दोनों को देखेंगे। पहले सिख राज्य के संगठित होने के बारे में देखते हैं। देखिए, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के विघटन और पतन का पूर्व में अधीन किए गए राजाओं और उन क्षेत्रीय नेताओं द्वारा स्वागत किया गया, जो अपना खुद का एक राज्य निर्मित करना चाहते थे। जब मुगल साम्राज्य पतन हुआ तो वहाँ से कुछ राजाओं को खुशी हुई और अपना मुगल साम्राज्य के अधीन जो थे वो स्वतंत्र होना चाहते थे। देखिए, उसी में से एक पंजाब भी वैसा ही राज था। पंजाब एक ऐसा ही क्षेत्र था जिसका मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद उदय हुआ। पंजाब के राजनीतिक घटना चक्र में नया मोड़ रणजीत सिंह के उदय के साथ आया। जब रणजीत सिंह वहाँ के राजनेता के रूप में उभरे तो वहाँ पे संगठित करने में रणजीत सिंह का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है पंजाब को। जिस प्रक्रिया का प्रारंभ 18वीं सदी में सिख क्षेत्रीय संगठन की स्थापना के साथ हुआ था, उसकी चरम पराकाष्ठा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में पंजाब में रणजीत सिंह द्वारा स्थापित स्वायत्त राज्य की स्थापना के रूप में हुई। रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के सरदार महान सिंह का पुत्र था। 1792 में जिस समय उसके पिता की मृत्यु हुई, उस समय वह केवल 12 वर्ष का था। उसे उत्तराधिकारी में जो राज्य मिला था उसके अंतर्गत गुजरनावाला, वाजिराबाद और सियालकोट, रोहतासा तथा पिंडदान खां के क्षेत्र आते थे। यह वह समय था जबकि सिख मिसलों की आपसी संघर्ष सर्वोच्च के लिए चल रहा था। सिख में आपस में ही अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए आपसी सिख लड़ाई चल रहा था, जब रणजीत सिंह ये क्षेत्र के राजा बने अपने पिता की मृत्यु के बाद। सिख सरदारों के आपसी संघर्षों और चमन शाह के नेतृत्व में 1795, 1796 तथा 1798 में अफगान आक्रमणों ने रणजीत सिंह की अपनी ताकत को पंजाब में सुदृढ़ करने में मदद की। तो देखिए, हुआ क्या कि रणजीत सिंह तो इस सब क्षेत्र के उत्तराधिकारी हो गए। जब सरदार बने तो अफगान अफगान आक्रमण जो है 1795, 1796 और 1798 में किया, जिस कारण रणजीत सिंह अपनी ताकत को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाने लगे। 18वीं सदी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलों को संयुक्त कर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। जो शक्तिशाली राज्य की स्थापना की वो पंजाब कहलाए। देखिए, रणजीत सिंह एवं अंग्रेज
तथा अमृतसर की संधि। जिन दिनों महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख राज्य का विस्तार हो रहा था तथा उसने सतलुज नदी के पूर्वी राज्य में लगातार हस्तक्षेप किया तो अंग्रेज चिंतित हो गए। तो देखिए, रणजीत सिंह ताकतवर होने के बाद सतलुज नदी के पार के क्षेत्रों में भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे, जिसके कारण अंग्रेज जो है चिंतित हो गए। अतः तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मेटकॉफ को 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह से संधि के लिए भेजा तथा साथ ही जनरल ऑक्टरलोनी के अधीन सतलुज नदी के समीप एक अंग्रेजी सेना भी भेज दी। रणजीत सिंह ने अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीतिकता का परिचय दिया और अमृतसर की संधि अंग्रेजों के साथ कर ली गई। और देखिए, पंजाब को एक सुदृढ़ और मजबूत राज्य बनाने में रणजीत सिंह का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लिया, अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है गांधी जी से रिलेटेड। देखिए, गांधी द्वारा नियोजित सामूहिक लामबंदी के वैचारिक उपकरण और तरीके क्या थे? देखिए, महात्मा गांधी 20वीं सदी के विश्व के महानतम व्यक्ति या राजनेता एवं विचारक थे। उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। उनमें से प्रमुख विचार जो है साधना एवं साध्य संबंधित विचार दर्शन है। महात्मा गांधी जितना महत्व साध्य को देते थे, उतना महत्व साधन को भी देते थे। गांधीवादी दर्शन में इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। उन्होंने साधन को साध्य से अधिक महत्वपूर्ण माना है। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्म का फल मनुष्य के हाथ में नहीं होता, किंतु कर्म अवश्य उसके हाथ में होता है। जो उसके हाथ में है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि बीज जितना अच्छा होगा, वृक्ष उतना ही शक्तिशाली होगी। उन्होंने सत्य को साध्य और अहिंसा का साधन माना है। अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने यह स्वीकार किया है कि उनके अभिभावकों के दृष्टिकोण और उनके रहने के साधन पर मौजूद सामाजिक और धार्मिक वातावरण ने उनके व्यापक रूप से प्रभावित किया था। उनकी प्रारंभिक विचारधारा को वैष्णव मत और जैन धर्म की परंपराओं ने विशेष तौर से प्रभावित किया। गांधी जी भगवत गीता से भी प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त ईसा मसीह के पहाड़ पर उपदेश, टॉल्स्टॉय, थोरो और रॉक्सिन के लेखों ने भी उनके चिंतन को प्रभावित किया। उनका गांधी जी का एक था सत्याग्रह। गांधी जी अनिवार्य रूप से नैतिकतावादी थे। उनकी नैतिकता केवल साध्य में ही नहीं साधन में भी थी। इसलिए वे जीवन के हर पहलू में नैतिकता को समग्र रूप से प्रतिष्ठित करना आवश्यक समझते थे। उनकी दृष्टि में राजनीति, सामाजिक, आर्थिक आदि सभी समस्या नैतिक है और उनका साधन भी नैतिक साधनों से ही किया जाना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन देख लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक